हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम मई मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मई मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का ये हमारा लेक्चर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के और देखते हैं कि कौन कौन सा सर्कुलर्स है डिस्कशन के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर या फिर आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के और देखते हैं कि सबसे पहला सर्कुलर कौन सा है हमारे पास डिस्कशन के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है ये सर्कुलर 8 मई 2025 का है। और ये सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा जनरल रूट के थ्रू भारत के अंदर जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको लेकर के जो रूल्स है ना उसमें यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन लाया गया है। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आपको ये सर्कुलर समझ में आएगा। ओके, देखिए जो भी नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स होता है, मतलब कि भारत के बाहर का जो इन्वेस्टर्स होता है जो कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो जो भी नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स होता है ना उसके द्वारा भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो गया? डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स हो गया आपका, जो इंडियन कंपनीज के द्वारा बॉन्ड्स वगैरह इशू किया जाता है, जो कमर्शियल पेपर्स होता है, ये सब क्या हो गया? आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के द्वारा भारत के अंदर जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है, ट्रेजरी बिल्स है, कंपनीज के द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किया जाता है, तो उन सब के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, तो इसके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट चैनल है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट रूट है। तो यहाँ पे हमारे देश के अंदर टोटल 4 इन्वेस्टमेंट चैनल है। सबसे पहला है जनरल रूट, दूसरा है वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, तीसरा है फुल्ली एक्सेसिबल रूट और चौथा है स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला रूट है जनरल रूट, जनरल रूट के थ्रू जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हालांकि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस जनरल रूट के थ्रू भारत के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट है, कुछ कुछ मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट है, उसको ध्यान में रख करके ही जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है। ओके, इसके अलावा जो दूसरा रूट है वो क्या है? वॉलेंटरी रिटेंशन रूट। तो यहाँ पे भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, इस रूट के थ्रू भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बस ये जनरल रूट से अलग किस लिए है? तो अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जनरल रूट के जगह वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू भारत के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे उसको कुछ कुछ जो मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट है उससे उसको छूट मिलेगा। बस यहाँ पे एक कंडीशन ये रहता है कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इस वॉलेंटरी रिटेंशन रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे उसको कुछ समय के लिए अपना जो पैसा है वो इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। मतलब एक फिक्स्ड पीरियड होता है, उस फिक्स्ड पीरियड के लिए उसको अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना पड़ता है। ओके, ये दोनों रूट समझ में आ गया। इसके बाद है तीसरा रूट फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो इसको तो हमने बहुत बार पढ़ा है। तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत ना जो भी नॉन रेसिडेंट है, इसमें क्या क्या आता है? आपका एफपीआई आता है, एनआरआई आता है, ओसीआई आता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत ना जो भी एलिजिबल नॉन रेसिडेंट है वो इस रूट के तहत कुछ कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद एक है आपका स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो ये जो आपका चौथा इन्वेस्टमेंट चैनल है, इसके थ्रू ना जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, जो आईएफएससी है, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किया जाता है ना, तो इस रूट के थ्रू जो भी एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट चैनल है या रूट है या वे है आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है वो भारत के अंदर जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, समझ में आ गया?
नाउ देखिए इस पूरे सर्कुलर में बोला क्या जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा जनरल रूट के थ्रू जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, उसको लेकर के जो रूल्स है उसमें रिलैक्सेशन लाया गया है। ओके तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया था कि जनरल रूट के थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट होता है, कुछ कुछ मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट होता है, जिसको ध्यान में रख करके जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है, राइट। नाउ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सर्कुलर में, तो सबसे पहले तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स का ध्यान अट्रैक्ट किया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशंस 2019 के ऊपर, और जनवरी 2025 को इशूड जो मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्शंस 2025, इसके ऊपर। तो इस मास्टर डायरेक्शन को तो हमने बहुत ही डिटेल में जनवरी आरबीआई सर्कुलर्स का जो लेक्चर 2 था उसमें हमने डिस्कस किया था, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो वाला लेक्चर देखा होगा। तो इन दोनों रेगुलेशंस के ऊपर यहाँ पे ये 2019 का रेगुलेशन और ये 2025 का मास्टर डायरेक्शन के ऊपर जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उसका ध्यान अट्रैक्ट किया गया है। ओके नाउ सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अभी क्या नियम है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो एफपीआई है, एफपीआई के द्वारा जनरल रूट के थ्रू कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट है, कंसंट्रेशन लिमिट है, उसको ध्यान में रख करके ही जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है। अब ये लिमिट क्या है उसको थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। देखिए अभी क्या होता है ना कि कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ओके तो यहाँ पे नियम ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का वैसा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज जिसका रेजिडुअल मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर तक का है, मतलब कि वैसा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी जिसके मैच्योर होने में कम से कम 1 साल का समय बाकी है। तो नियम ये है ना कि कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का इस तरह के कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में, तो उसके 30% से ज्यादा उसका इस तरह के कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और उसका भारत के अंदर जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज है उसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ रुपए का है। ओके तो यहाँ पे इस बात को इंश्योर करना होगा ना कि इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट वैसे कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में जिसका रेजिडुअल मेच्योरिटी 1 साल तक का है उसमें 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज 30 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके ये समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इसके बाद देखिए एक है आपका कॉन्सेंट्रेशन लिमिट, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर रिलेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब कि कोई सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है या फिर ग्रुप ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जैसे कि मान लीजिए 2 एंटिटी है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है और वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई एक सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ना वो कितना हो सकता है, तो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए जो भी प्रिवेलिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट होगा उसके 15% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है किसी एक सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म एफपीआई के केस में, और अदर एफपीआई के केस में 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसको हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए जो प्रिवेलिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट है सपोज कि वो 100 करोड़ है, मतलब कि सरकार ने बोला है ना कि कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर टोटल 100 करोड़ रुपीस तक का ही जो इन्वेस्टमेंट है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई एक सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, तो उसका इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एफपीआई के केस में 15 करोड़ हो सकता है, 15 करोड़ हो सकता है लॉन्ग टर्म एफपीआई के केस में, और 10% विच इज 10 करोड़ हो सकता है अदर एफपीआई के केस में। समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो ये है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, तो कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसका
कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके 30% से ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज जिसका रेजिडुअल मेच्योरिटी 1 साल तक का है। ओके, वैसे कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर जिसका रेजिडुअल मेच्योरिटी 1 साल तक का है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन लिमिट में क्या बोला जा रहा है कि कोई एक सिंगल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उसका कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है। तो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के लिए जो भी प्रीवेलिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट होगा, जो भी ओवरऑल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिट होगा, उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म एफपीआई के केस में, और अदर एफपीआई के केस में 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर एक बार उसको आप बैक करके फिर से सुनिएगा तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों समझ में आ गया। तो क्या बोला जा रहा है कि अभी अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उसके द्वारा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना जनरल रूट के थ्रू, तो यहाँ पे इसको लेकर के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट है, कॉन्सेंट्रेशन लिमिट है जिसको अभी हमने देखा, तो उसको ध्यान में रख करके ही इन्वेस्टमेंट होता है। इस बात को इंश्योर किया जाता है कि वैसा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज जिसका रेजिडुअल मेच्योरिटी 1 साल तक का है उसके अंदर एक लिमिट तक ही इन्वेस्टमेंट हो, और जो कॉन्सेंट्रेशन लिमिट है उसको भी ध्यान में रख करके ही जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है। अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया उसको समझिए। तो यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको और भी ग्रेटर ईज प्रोवाइड करने के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को और भी सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट का, कंसंट्रेशन लिमिट का, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा भारत के अंदर जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको लेकर के अब किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होगा, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिमिट है ये अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया? बस यहाँ पे सिंपली यही फैसला लिया गया, इसके अलावा और कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है जनरल रूट के थ्रू, तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट था, कंसंट्रेशन लिमिट था, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। अब यहाँ किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, कंसंट्रेशन लिमिट नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक क्या बोला जा रहा है? ओके, तो ये जो पूरा डायरेक्शन है ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि चेंजेस लाया गया है तो ये जो 2025 वाला जनवरी 2025 में जो मास्टर डायरेक्शन को इशू किया गया था उसको भी यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिया गया है। और एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को बोला गया है कि वो ये डायरेक्शंस को, जो भी उसका क्लाइंट है उसको इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे जो डायरेक्शंस को इशू किया गया है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। समझ में आ गया? सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी ऑथराइज पर्सन है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 8 मई 2025 का है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है डिजिटल लेंडिंग, तो हमारे देश के अंदर जो पूरा डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम है, जो लोगों को डिजिटली लोन प्रोवाइड किया जाता है ना, उसको लेकर के कुछ कुछ कंसर्न सामने आ रहा था, उसको लेकर के कुछ कुछ प्रॉब्लम सामने आ रहा था, जिसको एड्रेस करने के लिए ये जो पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025 है इसको इशू किया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है और इसीलिए इसको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ओके, थोड़ा सा लेंदी है ये लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे डायरेक्शंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो पूरा ये कंप्लीट सर्कुलर है इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए सर्कुलर को पढ़ने से पहले थोड़ा जो इसका आइडिया है, जो इसका बेसिस है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए अभी हमारे देश के अंदर होता क्या है ना, कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, तो रेगुलेटेड एंटिटी बैंक हो सकता है या एनबीएफसी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी क्या करता है ना, ये किसी फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है डिजिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए। ओके,
डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे ये जो रेगुलेटेड एंटिटी है, जो भी लेंडर्स होता है, ये इन फिनटेक कंपनीज के ऊपर, इन एजेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। वैसे एजेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है जो कि प्रॉपर रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करता, आरबीआई का जो रूल्स वगैरह है उसको फॉलो नहीं करता है। बहुत बार कस्टमर्स को मिस सेल किया जाता है, उनको लोन का जरूरत भी नहीं होता लेकिन फिर भी उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बोरोवर का पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा लिया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है और बिना बोरोवर के प्रॉपर कंसेंट के उस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं लोन्स के ऊपर, और बहुत बार तो जो लेंडर्स होता है वो काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। और इन सब के बाद जब बोरोवर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता है तो बोरोवर के साथ अनएथिकल जो भी हार्श एब्यूजिव मेथड होता है उसका इस्तेमाल करके बोरोवर से लोन को रिकवर किया जाता है। तो यहाँ पे ये सब जो कंसर्न्स था, ये सब जो प्रॉब्लम था, उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ताकि लोगों का जो एक ट्रस्ट है डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम के ऊपर वो बना रहे, इसके लिए यहाँ पे ये जो पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025 है, इसको इशू किया गया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जितना सारा भी प्रोविजन है उसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए किस किस एक्ट के तहत आरबीआई को जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके ये जो डायरेक्शन है उसको इशू किया गया है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। तो यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, इसके बाद आपका यहाँ पे फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 और फिर से आपका यहाँ पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत आरबीआई को जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे ये जो सर्कुलर है, ये जो पूरा डायरेक्शन है उसको इशू किया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे इस डायरेक्शंस को किस नाम से जाना चाहेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025 के नाम से जाना जाएगा। और जो भी डायरेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएगा, एक्सेप्ट पैराग्राफ 6 के अंदर जो प्रोविजन है वो 1 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल होगा, और पैराग्राफ 17 के अंदर जो प्रोविजन है वो 15 जून 2025 से एप्लीकेबल होगा। तो इन दोनों को छोड़ करके जितना सारा भी डायरेक्शन है वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम एप्लीकेबिलिटी का बात करें, तो जो भी ये रेगुलेटेड एंटिटी है, जितना भी कमर्शियल बैंक है, जो भी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, जितना सारा भी एनबीएफसी है इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश के अंदर 5 है, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नेफेड, राइट। तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये जितना सारा भी रेगुलेटेड एंटिटी है ना, इन सबके द्वारा जो भी डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज किया जाएगा, जो भी डिजिटली लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, उन सब के ऊपर जो भी डायरेक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वो एप्लीकेबल होगा। तो अभी के बाद से कहीं पे भी अगर रेगुलेटेड एंटिटीज मेंशन होगा तो उसका मतलब इन सब से है। ओके, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और यहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, समझ में आ गया ना। यहाँ पे डेफिनेशंस दिया गया है। तो सबसे पहला है एनुअल परसेंटेज रेट, एपीआर। ये क्या है, देखिए बोरोवर्स के द्वारा जो भी लोन अवेल किया जाता है ना, तो उसके ऊपर एनुअल जो उसको कॉस्ट बियर करना पड़ता है, एनुअली जो उसको कॉस्ट बियर करना पड़ता है, तो वही क्या है यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट है, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, और भी लोन से जुड़ा हुआ जो भी एसोसिएटेड चार्ज रहता है वो सब इसके अंदर आता है, जैसे कि प्रोसेसिंग फी, डॉक्यूमेंटेशन फी हो गया आपका, ये सब आता है। ओके, तो एनुअल परसेंटेज रेट क्या है, तो किसी बोरोवर ने लोन अवेल किया है उसके ऊपर एनुअल
जो उसको कॉस्ट बियर करना पड़ता है ना, एनुअली जो उसको कॉस्ट बियर करना पड़ता है सालाना, वही क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट होता है। तो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट आता है और भी जो भी एसोसिएटेड चार्ज होता है, प्रोसेसिंग फी वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टीज, वो सब इसके अंदर आता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा डेफिनेशन है वो है डिफॉल्ट लॉस गारंटी, डीएलजी का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस डेफिनेशन को समझने से पहले ना थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अभी तक क्या होता था ना, अभी तक मान लीजिए कि कोई बैंक है और इसने यहाँ पे किसी फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं था। उससे पहले क्या होता था, कोई बैंक है और कोई फिनटेक कंपनी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। बैंक ने फिनटेक कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया अ, ये लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या होता था ना कि ये जो फिनटेक कंपनी था, ये बोरोवर के क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किए बिना, बोरोवर क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, अगर उसको लोन दिया जाएगा तो वो लोन का रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यहाँ पे इस चीज को चेक किए बिना ही बहुत बार ये जो फिनटेक कंपनी है ना, वो लोन प्रोवाइड कर देता था। और जब बोरोवर डिफॉल्ट करता था तो पूरा का पूरा जो कॉस्ट है वो यहाँ पे ये जो बैंक्स है, बैंक को बियर करना पड़ता था। तो इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी, डीएलजी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके तहत क्या बोला गया था कि ये जो बैंक ने अगर यहाँ पे किसी फिनटेक कंपनी के साथ या फिर किसी भी दूसरे कंपनी के साथ इस तरीके का कोई एग्रीमेंट किया है, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे ये जो फिनटेक कंपनी है ये बैंक्स को कंपनसेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेगुलेटेड एंटिटी, ये जो आपका डिफॉल्ट लॉस गारंटी है वो क्या है, तो रेगुलेटेड एंटिटी और अनदर एंटिटी। अब ये अनदर एंटिटी कुछ भी हो सकता है, कोई फिनटेक कंपनी हो सकता है, फिर कोई दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी हो सकता है। ओके, तो रेगुलेटेड एंटिटी और अनदर एंटिटी के बीच में ये जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी है ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। इसके तहत ये तय होता है कि ये जो अनदर एंटिटी है ना, ये एंटिटी रेगुलेटेड एंटिटी को कंपनसेट करेगा, जो भी उसको डिफॉल्ट होने की वजह से रेगुलेटेड एंटिटी को जो लॉस होगा ना, तो उसके लिए ये जो आपका अनदर एंटिटी है वो रेगुलेटेड एंटिटी को कंपनसेट करेगा। जो भी लोन पोर्टफोलियो होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज तक उसको कंपनसेट करेगा, रेगुलेटेड एंटिटी को ये अनदर एंटिटी कंपनसेट करेगा। ओके, और ये जो सर्टेन परसेंटेज रहेगा ये पहले से ही डिसाइडेड रहेगा, दोनों के बीच में पहले से ही ये तय रहेगा। ओके, समझ में आ गया डिफॉल्ट लॉस गारंटी है क्या। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, या फिर किसी भी दूसरे तरह का इम्प्लिसिट गारंटी, मतलब कि कोई फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन दोनों के दो पार्टीज के बीच में एक प्रॉमिस है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो एक पार्टी है वो रेगुलेटेड एंटिटी को कंपनसेट करेगा इसके लोन पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के आधार पे। मतलब अगर डिफॉल्ट वगैरह होता है तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को एक पार्टी कंपनसेट करेगा और वो जो परसेंटेज रहेगा वो पहले से स्पेसिफाइड रहेगा। तो यहाँ पे दूसरे तरह का इम्प्लिसिट गारंटी मतलब कोई फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस दो पार्टीज के बीच में एक प्रॉमिस है, अंडरस्टैंडिंग है सिमिलर नेचर का, ठीक है, जिसके तहत रेगुलेटेड एंटिटीज के लोन पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस के आधार पे रेगुलेटेड एंटिटी को यहाँ पे किसी दूसरे पार्टी के द्वारा कंपनसेट किया जाएगा। और कितना परसेंट कंपनसेट किया जाएगा, ये जो परसेंटेज है वो पहले से स्पेसिफाइड रहेगा। तो इस तरह का भी जो गारंटी है ना, वो भी डिफॉल्ट लॉस गारंटी के डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। ठीक है, समझ में आ गया डिफॉल्ट लॉस गारंटी का क्या मतलब है। डिफॉल्ट लॉस गारंटी रेगुलेटेड एंटिटी, कोई बैंक है या फिर कोई एनबीएफसी है, उसके और किसी अनदर एंटिटी, अब ये अनदर एंटिटी कोई दूसरा बैंक या एनबीएफसी हो सकता है या फिर कोई फिनटेक कंपनी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है डिफॉल्ट लॉस गारंटी। इसके तहत तय होता है कि ये जो अनदर एंटिटी है वो रेगुलेटेड एंटिटी को जो भी लॉस होगा तो उसके लोन पोर्टफोलियो का एक सर्टेन परसेंटेज तक वो रेगुलेटेड एंटिटी को कंपनसेट करेगा, और ये जो सर्टेन परसेंटेज है वो पहले से स्पेसिफाइड रहेगा। समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो तीसरा डेफिनेशन है वो है डिजिटल लेंडिंग का। तो डिजिटल लेंडिंग क्या है, तो ये यहाँ पे रिमोट और ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑनलाइन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे कस्टमर को फाइंड आउट किया जाता है
वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है ये पता लगा जाता है, लोन को अप्रूव किया जाता है, लोन को डिसबर्स किया जाता है, लोन को रिकवर किया जाता है, जो भी कस्टमर सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि कंप्लीटली ऑनलाइन लोन प्रोसेस ही क्या है, डिजिटल लेंडिंग है। ओके, डिजिटल लेंडिंग क्या है, ये फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर को फाइंड आउट भी करता है, कस्टमर के क्रेडिट वर्दीनेस को भी चेक करता है, लोन को अप्रूव भी करता है, डिसबर्स भी करता है, उसको रिकवर भी करता है, और जो भी कस्टमर सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखा है, एपीआर का, डिफॉल्ट लॉस गारंटी का और डिजिटल लेंडिंग का। ओके, और भी यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशन है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कि जो डेफिनेशन है वो क्या है, जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है डिजिटल लेंडिंग एप्स या प्लेटफॉर्म, डीएलएस। तो जब भी मैं डीएलए बोलूंगी आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है, डिजिटल लेंडिंग ऐप। तो डिजिटल लेंडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म ये क्या है, तो ये कोई मोबाइल या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है, ये स्टैंड लोन बेसिस पे हो सकता है, या फिर ये किसी बड़े ऐप का पार्ट हो सकता है जिसका यूजर इंटरफेस ऐसा हो जो कि लोगों को डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। मतलब सिंपली अगर मैं आपको बोलूं तो डिजिटल लेंडिंग ऐप या प्लेटफॉर्म क्या है, ये ऐसा ऐप या फिर वेबसाइट है जो कि लोगों को मदद करे ऑनलाइन लोन अवेल करने में। तो ये स्टैंड लोन बेसिस पे हो सकता है। मतलब कि स्टैंड लोन बेसिस पे होने का मतलब क्या है कि इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया जाता हो, या फिर ये किसी बड़े ऐप का, जैसे कि कोई शॉपिंग ऐप वगैरह है, बैंकिंग ऐप है, उसका पार्ट हो सकता है, जिसका कि यूजर इंटरफेस ऐसा हो जो कि लोगों को डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग एप्स किसको किसको माना जाएगा, तो रेगुलेटेड एंटिटी का जो ऐप होगा, हर एक बैंक का अपना अपना ऐप होता है, तो वो यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग ऐप के तौर पे माना जाएगा। या फिर रेगुलेटेड एंटिटी जिस भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंगेज होगा, तो उस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का ऐप को, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो ऐप होगा डिजिटल लेंडिंग ऐप, उसको भी यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग ऐप के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो रेगुलेटेड एंटिटी का लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो भी एग्रीमेंट होगा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे उसका जो भी डिजिटल लेंडिंग ऐप होगा उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। प्रोवाइडेड की रेगुलेटेड एंटिटी और डोंट वरी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो रेगुलेटेड एंटिटी और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो ना क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये जो एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से हो। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक ने किसी काम के लिए किसी दूसरे एंटिटी को अपॉइंट किया है, तो वही क्या हो गया, बैंक ने मान लीजिए डिजिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए किसी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट किया है, तो ये क्या हो गया, ये आउटसोर्सिंग हो गया। तो सिंपली यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग एप्स किसको किसको माना जाएगा, तो रेगुलेटेड एंटिटी का ये ऐप हो सकता है, खुद का ऐप हो सकता है उसका, या फिर रेगुलेटेड एंटिटी ने किसी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस है उसको कंप्लाई करते हुए, तो उस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो ऐप होगा वो यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग ऐप हो सकता है। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर किसको माना जाएगा, एलएसपी यहाँ पे किसको माना जाएगा, तो ये रेगुलेटेड एंटिटी का एजेंट होता है। तो यहाँ पे जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये कोई दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई बैंक है, तो इस बैंक का जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, तो रेगुलेटेड एंटिटी का ये एजेंट होता है, ये कोई अनदर रेगुलेटेड एंटिटी भी हो सकता है जो कि एक रेगुलेटेड एंटिटी का या फिर एक से ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटी का जो डिजिटल लेंडिंग फंक्शन है उसको कैरी आउट कर रहा है। मतलब कि एक आपका लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये यहाँ पे बैंक ए का भी जो डिजिटल लेंडिंग फंक्शन है उसको करने में मदद कर रहा है, डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, बैंक बी को भी ये मदद कर रहा है,
डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करने में, बैंक सी को भी ये मदद कर रहा है डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करने में। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो रेगुलेटेड एंटिटी का ये कोई एजेंट हो सकता है, ये कोई अनदर रेगुलेटेड एंटिटी भी हो सकता है जो कि एक रेगुलेटेड एंटिटी या फिर एक से ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटी को मदद कर रहा है डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करने में, कस्टमर एक्विजिशन में, कस्टमर को फाइंड आउट करने में, जो भी यहाँ पे कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस है उसको चेक करके जो भी लोन टर्म्स है वो डिसाइड करने में, यहाँ पे जो भी लोन्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसके मॉनिटरिंग करने में, स्पेसिफिक लोन या फिर जो पूरा लोन पोर्टफोलियो है उसके रिकवरी में मदद करने में। तो ये सब यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का काम है। तो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर रेगुलेटेड एंटिटी का कोई एजेंट हो सकता है, और ये एजेंट कोई दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी भी हो सकता है जो कि एक या फिर एक से ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटी को डिजिटल लेंडिंग फंक्शन कैरी आउट करने में मदद कर रहा है, कस्टमर को फाइंड आउट करने में, कस्टमर के लिए जो लोन टर्म्स है वो डिसाइड करने में, कस्टमर को जो लोन दिया गया है उसको मॉनिटर करने में, स्पेसिफिक लोन या फिर लोन पोर्टफोलियो को रिकवर करने में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो भी अरेंजमेंट्स होता है, मतलब जो भी एग्रीमेंट होता है डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे उसके लिए कुछ कुछ जनरल रिक्वायरमेंट दिया गया है, और ये चैप्टर 2 है। ओके, चैप्टर 1 में हमने कब से ये जो भी डायरेक्शन है वो लागू होगा उसको देखा, कुछ कुछ डेफिनेशंस को देखा। ओके, यहाँ पे ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में जो रेगुलेटेड एंटिटी है और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है, उसके लिए कुछ कुछ जनरल रिक्वायरमेंट दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटी और कोई लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, इन दोनों के द्वारा मिल करके जो डिजिटल लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो ये यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए। रेगुलेटेड एंटिटी और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत ही रेगुलेटेड एंटिटी और जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करेगा। और इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों ही पार्टीज का, रेगुलेटेड एंटिटी का और ये आपका लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का, जो भी रिस्पेक्टिव रोल्स है, राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है दोनों पार्टी का, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए रेगुलेटेड एंटिटी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो भी एग्रीमेंट करेगा, तो एग्रीमेंट से पहले रेगुलेटेड एंटिटी को यहाँ पे जो इनहेंस ड्यू डिलिजेंस है वो यहाँ पे कंडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो आपका एलएसपी है उसका टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या है, वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है वो देखना पड़ेगा। जो भी आपका डेटा प्राइवेसी स्टोरेज को लेकर के है वो उसमें वो कैसा है वो देखना पड़ेगा। इसके बाद बोरोवर्स के साथ वो कैसा बिहेव करता है इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसका पास्ट रिकॉर्ड ऑफ कंडक्ट क्या वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। वो कितना एबल है जो भी आपका रूल्स है उसको कंप्लाई करने में, ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ओके, तो रेगुलेटेड एंटिटी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करेगा उसके पहले उसको इनहेंस ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसका टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है, जो डेटा प्राइवेसी स्टोरेज सिस्टम उसका कैसा है, ये कस्टमर से कैसे डील करता है, इसका पास्ट बिहेवियर क्या है, ये लॉ आरबीआई रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, इन सब चीजों को यहाँ पे उसको देखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेगुलेटेड एंटिटी और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो भी आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेटेड एंटिटी का जो भी ऑब्लिगेशंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा या फिर वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो भी गलतियां होगा, तो उन सब के लिए ये जो आपका रेगुलेटेड एंटिटी है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा, वो 100% यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, रेगुलेटेड एंटिटी और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट होगा ना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रेगुलेटेड एंटिटी का जो भी ऑब्लिगेशन है, इसका जो दायित्व है वो कम हो गया है। रेगुलेटेड एंटिटी ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये काम तो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर ने किया, इसमें हमारा गलती नहीं है। लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो भी काम किया जाएगा, जो भी गलतियां उसके द्वारा किया जाएगा, तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटेड एंटिटी ही होगा, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होगा। इस बात को यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, ना देखिए ये हमारा पैराग्राफ 6 है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि
अगर कोई एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है तो इसका मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटी के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे RELSP अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग मल्टीपल लेंडर्स, ओके, मतलब कोई एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है और इसका ना मल्टीपल RE के साथ एग्रीमेंट है डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, ओके। तो इसको लेकर के यहाँ पे प्रोविजंस है। तो ये पैराग्राफ 6 है और इसमें जो भी प्रोविजंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कब से एप्लीकेबल होगा और कब से इफेक्टिव हो जाएगा वो, तो ये यहाँ पे नवंबर 1 से एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। नवंबर 1 2025 से ये जो भी प्रोविजंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सिंपली क्या बोला जा रहा है कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का अगर एक से ज्यादा रेगुलेटेड एंटिटी के साथ एग्रीमेंट है ना डिजिटली लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, तो रेगुलेटेड एंटिटी यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को इंश्योर करेगा। क्या इंश्योर करेगा? यहाँ पे सबसे पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर बोरोवर्स का जो भी रिक्वेस्ट है उससे मिलता हुआ जो भी लोन ऑफर्स है उन सबको वो शो करे। मतलब कि कोई बोरोवर है वो डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर गया और उसने लिखा कि उसको 50,000 रुपीज का पर्सनल लोन चाहिए और सपोज 12 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे इस डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर जितना सारा भी रेगुलेटेड एंटिटी होगा, ओके, जो कि उस तरह का लोन ऑफर कर रहा होगा, तो वो सारे लोन ऑफर्स को बोरोवर को दिखाया जाएगा उस ऐप के ऊपर, ओके। ये यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा कि 50,000 रुपीज का आपको पर्सनल लोन चाहिए 12 मंथ के लिए, और इस तरीके का जो लोन है ना वो सपोज कि बैंक ए प्रोवाइड कर रहा है, बैंक बी प्रोवाइड कर रहा है, बैंक सी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि उस ऐप के ऊपर, ये जो आपका डिजिटल लेंडिंग ऐप है उस ऐप के ऊपर मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटीज वहां पे है, ओके। वो ऐप ये आपका लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का है और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर ने मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और उस ऐप के ऊपर अलग अलग रेगुलेटेड एंटिटी अवेलेबल है, अलग अलग बैंक, अलग अलग NBFC अवेलेबल है। तो आप उस ऐप के ऊपर गए और आपने बोला कि आपने लिखा कि 50,000 रुपीज पर्सनल लोन फॉर 12 मंथ। तो यहाँ पे जितना सारा भी उस ऐप के ऊपर बैंक होगा, NBFC होगा, जो कि यहाँ पे इस तरह का लोन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उन सब का नाम आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही में जो अनमैच्ड लेंडर्स होगा, मतलब कि वैसा रेगुलेटेड एंटिटी जो कि उस ऐप के ऊपर तो होगा लेकिन आपको जिस तरह का लोन चाहिए उस तरह का लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अनमैच्ड लेंडर्स के नीचे उस तरह के बैंक का भी नाम होगा। सपोज बैंक डी यहाँ पे लिखा है कि बैंक डी यहाँ पे अवेलेबल तो है लेकिन ये आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से जो लोन है वो ऑफर नहीं कर रहा है। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट समझ में आ गया, इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोरोवर्स को जो लेंडर्स के साथ मैच किया जाएगा। आप उस ऐप के ऊपर गए और आपने अपना रिक्वेस्ट डाला और आपके रिक्वेस्ट के आधार पे जो भी लोन ऑफर्स है वो आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोरोवर्स को यहाँ पे लेंडर्स के साथ मैच किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये बोरोवर्स के रिक्वेस्ट को लेंडर के साथ मैच करने के लिए जो भी मैकेनिज्म ये जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है ये अडॉप्ट करेगा ना, तो यहाँ पे ये सिमिलरली प्लेस्ड बोरोवर्स एंड प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मतलब कि जो सिमिलर प्रोफाइल का बोरोवर होगा उसके साथ उसको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उसको सिमिलर जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, ओके, सिमिलर ऑफर उसको मिलना चाहिए, ये बोला जा रहा है। और देखिए लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो भी मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाएगा बोरोवर्स के रिक्वेस्ट को लेंडर से मैच करने के लिए, तो यहाँ पे और उसमें जो भी मैकेनिज्म के अडॉप्ट किया जाएगा और उसके अंदर जो भी चेंजेस किया जाएगा उस मैकेनिज्म के अंदर, तो उन सब का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ओके, उन सबको प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर रिक्वेस्ट डाला, तो आपने रिक्वेस्ट डाल दिया, अब आपको क्या क्या चीजें दिखाया जाएगा उस ऐप के ऊपर, तो इसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए रेगुलेटेड एंटिटी का जो भी बैंक आपको जिस तरह का लोन चाहिए वो लोन ऑफर कर रहा है, तो उस रेगुलेटेड एंटिटी का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा, लोन अमाउंट यहाँ पे दिखाया जाएगा, इसके बाद लोन का टेन्योर दिखाया जाएगा, फिर जो भी आपका एनुअल परसेंटेज रेट होगा वो दिखाया जाएगा, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको हर महीने कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो दिखाया जाएगा,
इसके बाद यहाँ पे पीनल चार्जेस दिखाया जाएगा। अगर आपने लोन लिया और आपने डिफॉल्ट किया, आपने अपना ईएमआई पे नहीं किया, तो कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो पीनल चार्जेस यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, ताकि कोई भी बोरोवर जो भी अलग अलग लोन ऑफर है उसके बीच में वो फेयर कंपैरिजन कर सके और वो सही डिसीजन ले सके, सही रेगुलेटेड एंटिटी से वो लोन अवेल कर सके। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी रेगुलेटेड एंटिटी होगा, उ- उस रेगुलेटेड एंटिटी के रिगार्डिंग जो भी की फैक्ट स्टेटमेंट होता है उसका लिंक भी अवेलेबल होगा, ताकि आप की फैक्ट स्टेटमेंट तक एक्सेस पा सके और लोन से जुड़ा हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होता है उसको आप देख सके। ओके, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो भी कंटेंट आपको दिखाया जाएगा डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर, वो अनबायस्ड होना चाहिए। वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह के किसी भी एक पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटी को किसी भी पर्टिकुलर रेगुलेटेड एंटिटी के प्रोडक्ट को वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो पुश नहीं करना चाहिए। ओके, प्रमोट या फिर पुश नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो डार्क पैटर्न्स, डिसेप्टिव पैटर्न्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है बोरोवर्स को मिसलीड करने के लिए। जो मिसलीड पैटर्न्स वगैरह होता है, मिसलीडिंग जो डिजाइन्स वगैरह होता है, उसका जो इस्तेमाल किया जाता है बोरोवर को मिसलीड करने के लिए, ताकि वो लोग कोई पर्टिकुलर लोन ऑफर कोई चुने, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, हालांकि यहाँ पे एक चीज को भी क्लियर कर दिया गया है कि पब्लिकली प्री डिस्क्लोज्ड मैट्रिक के आधार पे जो भी लोन ऑफर्स है उसको रैंकिंग किया जा सकता है। मतलब कि जो आपका हाईएस्ट लोएस्ट से हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है उसके आधार पे जो लोन ऑफर्स है, आपने रिक्वेस्ट डाला तो जो सबसे लोएस्ट है उसको सबसे पहले दिखाया जाएगा, जो बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है उसको सबसे पहले रखा जाएगा। तो इस तरीके से लोएस्ट टू हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के आधार पे जो भी आपका लोन का रैंकिंग है वो यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, सिंपली यही बोला जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इस तरह का जो रैंकिंग है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बस वो प्रमोट कर रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए ये जो भी हमने 3-4 प्रोविजंस को देखा है ना, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो मल्टीपल रेगुलेटेड एंटिटी के साथ एग्रीमेंट किया जाता है डिजिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को कुछ कुछ चीजों को इंश्योर करना है। तो ये जो हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट देखा है, तो ये सब कब से एप्लीकेबल होगा? ये सब कब से एप्लीकेबल होगा? नवंबर 1 2025 से, राइट? ये एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए ये हमारा चैप्टर 3 है, कंडक्ट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें सिंपली ये बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटी किसी बोरोवर को जो लोन देगा ना, तो लोन प्रोवाइड करने से पहले वो बोरोवर का जो क्रेडिट वॉर्थिनेस है उसको चेक करेगा। बोरोवर क्रेडिट वॉर्थी है या नहीं है, इस चीज को वो चेक करेगा। और इसके लिए बोरोवर का इकोनॉमिक प्रोफाइल से जुड़ा हुआ जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको यहाँ पे वो ऑब्टेन करेगा, जैसे कि मिनिमम एज क्या है बोरोवर का, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम डिटेल्स क्या है, और इन सब जानकारी को कलेक्ट करके वो अपने पास रखेगा फर्दर जो ऑडिट पर्पस होता है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी बोरोवर का जो क्रेडिट लिमिट है उसको वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं कर सकता है जब तक कि बोरोवर ने इसके लिए स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट ना किया हो, और यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी ने उस रिक्वेस्ट को इवेल्युएट ना किया हो, उस रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड करके ना रखा हो, तब तक यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी बोरोवर के क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज नहीं कर सकता, उसको और भी ज्यादा लोन या फिर क्रेडिट ऑफर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी का जो भी पब्लिक डोमेन के अंदर इसका खुद का जो वेबसाइट है, मतलब कि पब्लिकली एक्सेसिबल जो भी इसका खुद का वेबसाइट है ना, वो इसको यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि वो अप टू डेट रहे, वो अपडेटेड रहे, और उस वेबसाइट के ऊपर एक प्रोमिनेंट सिंगल प्लेस पे, एक मेन जगह पे उस वेबसाइट के ऊपर कुछ कुछ जानकारी दिया गया है वो उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहे। जैसे कि इस रेगुलेटेड एंटिटी का, कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, उसका जितना सारा भी डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स है और जो भी उसका डिजिटल लेंडिंग एप्स है उसका डिटेल्स जो
वो उसका ऐप होगा खुद का, उसके ऊपर रहना चाहिए। इसके बाद जिस भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ ये इंगेज है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, तो उस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का डिटेल्स होना चाहिए। उस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो भी डिजिटल लेंडिंग एप्स है उसका डिटेल्स उस वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। और जिस भी एक्टिविटीज के लिए वो उस एलसीपी के साथ इंगेज है, उसका एग्रीमेंट है, वो डिटेल्स भी, वो एक्टिविटीज का डिटेल्स भी उस वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। ओके। इसके बाद यहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर रेगुलेटेड एंटिटी का कस्टमर केयर डिटेल्स होना चाहिए, इंटरनल ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, आरबीआई का जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और जो सचेत पोर्टल है उसका लिंक होना चाहिए उस वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसीज होना चाहिए, जो भी अदर डिटेल्स है जो कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के तहत रिक्वायर्ड है वो सब वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो रेगुलेटेड एंटिटीज को का जो भी वेबसाइट है पब्लिक डोमेन के अंदर, जो भी पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट है इसका, तो उसको रेगुलेटेड एंटिटी को अप टू डेट रखना है। इन सब जानकारी को वहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर एक प्रोमिनेंट सिंगल प्लेस पे इन सब जानकारी को उसको शो करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो लोन का डिसबर्समेंट होगा, रेगुलेटेड एंटिटी जो भी लोन को डिसबर्स करेगा ना, लोन का डिसबर्समेंट डायरेक्टली और सिर्फ बोरोवर के बैंक अकाउंट में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेगुलेटेड एंटिटी ने किसी थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट में पैसा भेजा और फिर वो थर्ड पार्टी बोरोवर को पैसा दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा जो भी लोन का डिसबर्समेंट किया जाएगा वो बोरोवर के बैंक अकाउंट में होना चाहिए। कुछ कुछ बस सिनेरियो है उसको छोड़ करके, जैसे कि अगर दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में आपस में फंड का ट्रांसफर हो रहा है को लेंडिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो इसको छोड़ करके, और अगर स्पेसिफिक इंड यूज के लिए लोन को डिसबर्स किया जा रहा है, मतलब कोई मशीन खरीदने के लिए, कॉलेज फीस पे करने के लिए, कार खरीदने के लिए, तो इस केस में भी जो लोन का डिसबर्समेंट है वो बोरोवर के बैंक अकाउंट में नहीं भी होगा फिर भी चलेगा, प्रोवाइडेड कि जो लोन का डिसबर्समेंट हो रहा है अगर वो बोरोवर के बैंक अकाउंट में नहीं हो रहा है तो वो जो इंड बेनिफिशियरी है, हाँ, जो इंड बेनिफिशियरी है ना उसके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने एक कार खरीदा और कार आपने बैंक से लोन लेकर के खरीदा, तो बैंक क्या करेगा ना, बैंक डायरेक्टली जो कार डीलर का बैंक अकाउंट है उसमें पैसा भेज देगा। तो ये सब कुछ कुछ एक्सेप्शन है, इसको छोड़ करके इन जनरल अगर हम बात करें तो रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा लोन का जो भी डिसबर्समेंट किया जाएगा वो डिसबर्समेंट बोरोवर के बैंक अकाउंट में ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी ये इंश्योर करेगा कि किसी भी केस में जो लोन का डिसबर्समेंट है वो थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट के अंदर ना हो, इंक्लूडिंग जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का बैंक अकाउंट है उसके अंदर ना हो। और यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि बोरोवर के द्वारा जो लोन का रीपेमेंट हो ना वो भी रेगुलेटेड एंटिटी के बैंक अकाउंट में ही हो। तो रेगुलेटेड एंटिटी जब लोन डिसबर्स करेगा तो वो इंश्योर करेगा कि जो डिसबर्समेंट है वो बोरोवर के बैंक अकाउंट में हो। और यहाँ पे जब बोरोवर लोन का रीपेमेंट करेगा तो रेगुलेटेड एंटिटी ये भी इंश्योर करेगा कि रीपेमेंट डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट के थ्रू जो लोन का रीपेमेंट है वो हो। ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी इस बात को इंश्योर करेगा ना कि जो भी फीस, चार्जेस या फिर रीइंबर्समेंट इसको लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को करना है तो वो डायरेक्टली रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा ही हो। ऐसा ना हो कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर सेपरेटली बोरोवर से ये सब जो फी है, चार्जेस है, रीइंबर्समेंट है वो सब कलेक्ट कर रहा है, वो सब चार्ज कर रहा है। ठीक है। के बाद देखिए यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर के प्रोविजन है। तो सबसे पहले तो कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है, तो कोई बोरोवर है उसको डिजिटल लोन्स प्रोवाइड कर दिया गया, अब उसको लोन दे दिया गया, तो यहाँ पे ना लोन देने के बाद एक इनिशियल टाइम विंडो होता है, मतलब कुछ दिनों का टाइम होता है। तो अगर उस बोरोवर को वो लोन नहीं चाहिए तो क्या कर सकता है, वो जो भी उसने लोन लिया है वो और जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको वो चुका करके मतलब वो लोन से बाहर आ सकता है बिना किसी भी तरह का पेनल्टी दिए हुए। तो यही क्या होता है, ये होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो इनिशियल कूलिंग ऑफ पीरियड होगा ना उस दौरान बोरोवर को ऑप्शन दिया जाएगा जो भी डिजिटल लोन है उससे एग्जिट होने का,
जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको और जो प्रोपोर्शनेट एपीआर बनता है उसको पे करके बिना किसी पेनल्टी दिए हुए। ओके, तो कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान अगर बोरोवर चाहे तो वो लोन को कैंसिल कर सकता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो, और उतने दिनों के लिए जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसको पे करके, उसको किसी तरह का पेनल्टी वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो कितने दिनों का होगा, तो ये रेगुलेटेड एंटिटी का जो बोर्ड होगा वो डिसाइड करेगा, और यहाँ पे ये कम से कम 1 दिन का तो होना ही चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड। ओके, नाउ यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद अगर बोरोवर लोन को अपने पास रखता है, तो अगर वो चाहे ना, लोन को उसने अपने पास रख लिया लेकिन वो मैच्योरिटी के पहले लोन का पेमेंट करना चाहता है, तो वो ऐसा यहाँ पे कर सकता है, ये अलाउड है। प्री पेमेंट शेल कंटिन्यू टू बी अलाउड। इन सब के अलावा देखिए, यहाँ पे अगर कोई बोरोवर है और कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान लोन से एग्जिट होता है, तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी के पास ये राइट है कि वो चाहे तो एक रीजनेबल वन टाइम प्रोसेसिंग फी अपने पास रख सकता है। जब बोरोवर ने लोन लिया होगा तो उसको एक वन टाइम प्रोसेसिंग फी देना पड़ा होगा, राइट। अब वो कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान लोन से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी अगर चाहे तो वो उस वन टाइम प्रोसेसिंग फी को अपने पास रख सकता है। लेकिन यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को ये बात जो कि फैक्ट स्टेटमेंट है उसमें पहले ही कस्टमर को बताना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान लोन से बाहर आते हैं तो ये जो आपका वन टाइम प्रोसेसिंग फी है ये हम आपको वापस नहीं करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल है। तो अगर कोई बोरोवर है जिसने कि रेगुलेटेड एंटिटी के अगेंस्ट में कंप्लेन लॉन्च किया है, या फिर रेगुलेटेड एंटिटी जिस भी एलएसपी के साथ इंगेज है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन लॉन्च किया है, और उसके कंप्लेन को होली रिजेक्ट कर दिया गया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर पार्टली रिजेक्ट किया गया है, या फिर जो बोरोवर है वो रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर 30 दिन का समय हो गया है और बोरोवर ने किसी भी तरह का रिप्लाई रिसीव नहीं किया है, तो इन सब केस में यहाँ पे बोरोवर के पास अधिकार है कि वो रिजर्व बैंक का जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है उसके तहत जो आपका कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है सीएमएस पोर्टल, उसके ऊपर वो कंप्लेन कर सकता है, या फिर वो जो फिजिकल कंप्लेंट है वो भेज सकता है सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर के ऊपर। ठीक है, ना यहाँ पे देखिए, ये है चैप्टर 4 टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें देखिए ये बोला जा रहा है ना कि किसी भी केस में, किसी भी सिनेरियो में रेगुलेटेड एंटिटी इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी इसका डिजिटल लेंडिंग ऐप है या फिर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है ना, तो उस ऐप का बोरोवर, उस ऐप के पास बोरोवर का जो मोबाइल फोन रिसोर्सेस है उस तक एक्सेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि फाइल एंड मीडिया हो गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, कॉल लॉग्स हो गया, टेलीफोनिक फंक्शंस हो गया, तो इन सब तक एक्सेस नहीं होना चाहिए रेगुलेटेड एंटिटी के ऐप का, या फिर जिस भी एलएसपी के साथ ये एंगेज है उसके ऐप का। हालांकि यहाँ पे वन टाइम एक्सेस जो डिजिटल लेंडिंग एप्स है उसके पास होना चाहिए, कैमरा के लिए, माइक्रोफोन के लिए, लोकेशन के लिए, और भी जो दूसरा फैसिलिटी होता है जो कि नेसेसरी होता है ऑन बोर्डिंग के लिए या फिर केवाईसी रिक्वायरमेंट के लिए। और ये सब भी जो ये वन टाइम एक्सेस है, वन टाइम एक्सेस भी डिजिटल लेंडिंग ऐप को कब मिलेगा, बोरोवर के क्लियरली कंसेंट के बाद। बोरोवर जब क्लियरली सहमत होगा उसके बाद ही उसको ये भी वन टाइम एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी इंश्योर करेगा। ओके, इसके बाद देखिए, यहाँ पे बोरोवर्स के पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो किसी स्पेसिफिक डेटा के यूज के लिए वो कंसेंट दे भी सकता है या फिर कंसेंट को डिनाई भी कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी उसका जो डेटा है ना उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे वो लिमिट कर सकता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि थर्ड पार्टी उसका कितना जो डेटा है ना, थर्ड पार्टी के साथ कितना डेटा शेयर किया जा सकता है, इस चीज को जो बोरोवर है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे कितने समय तक उसका जो डेटा है उसको रखा जा सकता है, उसको ये यहाँ पे तय कर सकता है। अगर उसने पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने के लिए पहले कंसेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे उस कंसेंट को वो वापस ले सकता है, और यहाँ तक कि वो रेगुलेटेड एंटिटी या जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसको रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि जो भी डेटा उसके पास जमा है उस डेटा को वो डिलीट कर दे या उसको फॉरगेट कर दे। ठीक है,
तो ये सब यहाँ पे बोरोवर को राइट दिया गया है ताकि बोरोवर का जो पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा है वो सिक्योर रहे। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई बोरोवर है और बोरोवर का जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाना है, तो ये बोरोवर के एक्सप्लिसिट कंसेंट के बाद ही हो सकता है। बोरोवर यहाँ पे क्लियर अपना सहमति देगा, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ डेटा को लेकर के प्रोविजन है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, रेगुलेटेड एंटिटी इस बात को इंश्योर करेगा कि किसी भी तरह का जो बायोमेट्रिक डेटा होता है ना उसको स्टोर नहीं किया जाए, उसको कलेक्ट नहीं किया जाए रेगुलेटेड एंटिटी और जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा। जो भी आपका फिंगरप्रिंट सब होता है उसको यहाँ पे स्टोर नहीं किया जाए, उसको यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया जाए रेगुलेटेड एंटिटी और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। साथ ही में यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी डेटा स्टोर है ना वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर जो सर्वर लोकेटेड है ना उसके अंदर स्टोर है, और अगर डेटा को भारत के बाहर प्रोसेस किया जाता है तो यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि 48 आवर्स के अंदर जो भी डेटा है वो भारत के बाहर जो सर्वर है वहां से डिलीट हो जाए और भारत के अंदर वापस आ जाए। ओके, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 है रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल लेंडिंग एप्स। तो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है इसको देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशंस एक्ट 2005 है, सीआईसी रूल्स 2006 है, सीआईसी रेगुलेशंस 2006 है, और भी जो रिलेटेड गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसके तहत इस बात को इंश्योर करना होगा ना कि डिजिटल लेंडिंग एप्स के थ्रू जो भी लोन्स प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है उसके थ्रू जो भी सर्विस लोन्स प्रोवाइड किया जा रहा है उन सबका रिपोर्टिंग जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, हमारे देश के अंदर 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, तो यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा कि उन सभी लोन का जो रिपोर्टिंग है वो इन चारों सीआईसी को हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड टेन्योर। डजंट मैटर कि लोन का अमाउंट क्या है, लोन का टेन्योर क्या है। डिजिटल लेंडिंग एप्स और एलएसपी का जो डिजिटल लेंडिंग एप्स है उसके थ्रू जो भी डिजिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा उन सबका रिपोर्टिंग सीआईसी को होना चाहिए। डजंट मैटर कि उसका नेचर क्या है, टेन्योर क्या है। इज दिस क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है मर्चेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए, ये अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन हो सकता है, डेफर्ड पेमेंट्स हो सकता है, तो इन सब का भी रिपोर्टिंग रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा सीआईसी को किया जाएगा। मतलब सिंपली देखिए क्या होता है कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटी रहता है या फिर जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर रहता है, आपने देखा होगा कि जैसे बाय नाउ पे लेटर करके आपने सर्विस देखा होगा अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो सिंपली यही बोला जा रहा है कि इस तरह का जो डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट है ना उसका भी रिपोर्टिंग रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा सीआईसी को किया जाएगा। ओके, ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ 17 के बारे में, रिपोर्टिंग ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो इसमें जो भी प्रोविजंस है वो कब से एप्लीकेबल होगा, वो आई थिंक यहाँ पे जून 15 2025, राइट। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पैराग्राफ 17 के अंदर प्रोविजंस है वो 15 जून 2025 से इफेक्टिव होगा, राइट। वापस से आते हैं, कहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ 17 है, इसमें हम जो भी प्रोविजंस को डिस्कस करने वाले हैं वो जून 15 2025 से एप्लीकेबल होगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटी जितना सारा भी डिजिटल लेंडिंग एप्स का इस्तेमाल करता है ना, चाहे वो उसका खुद का हो या फिर
जिस भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ ये इंगेज है उसका वो डिजिटल लेंडिंग ऐप हो, चाहे वो एक्सक्लूसिवली हो, मतलब कि वो जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक रेगुलेटेड एंटिटी कर रहा है, सिर्फ एक रेगुलेटेड एंटिटी का वो हो। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा जितना सारा भी डिजिटल लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जितना सारा भी डिजिटल लेंडिंग एप्स का रेगुलेटेड एंटिटी इस्तेमाल कर रहा है ना, चाहे वो उसका खुद का ऐप हो या फिर जिस भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो इंगेज है उसका वो ऐप हो, एक्सक्लूसिवली वो जो डिजिटल लर्निंग ऐप है वो उस रेगुलेटेड एंटिटी का है, या फिर उस डिजिटल लर्निंग ऐप के ऊपर वो रेगुलेटेड एंटिटी प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट के तौर पे काम कर रहा है। मतलब कि कोई एलएसपी का है डिजिटल लर्निंग ऐप और उसके ऊपर बहुत सारे रेगुलेटेड एंटिटी है, और ये भी रेगुलेटेड एंटिटी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेंट के तौर पे। तो डजेंट मैटर जितना सारा भी डिजिटल लेंडिंग एप्स का ये इस्तेमाल कर रहा है किसी भी वे में, उन सबका रिपोर्टिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो CIMS पोर्टल है, उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज, ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को रेगुलेटेड एंटिटी को अपडेट भी करना है। ओके, कैसे अपडेट करना है? तो जब भी वो कोई रेगुलेटेड एंटिटी है वो किसी नए डिजिटल लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल करना शुरू करता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग डिजिटल लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल करना ये बंद कर देता है, तो यहाँ पे इन सब का रिपोर्टिंग इसको करना होगा, जो CIMS पोर्टल है उसके ऊपर जो अपडेटेड डेटा है वो फिल करके। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी का जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा या फिर जो भी अदर ऑफिशियल होगा जिसको कि रेगुलेटेड एंटिटी के बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो वो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा जो भी डिजिटल लेंडिंग एप्स को लेकर के डेटा सबमिट किया जाएगा ना, तो ये जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा या जो भी ऑफिशियल्स होगा जिसको कि रेगुलेटेड एंटिटी के बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो वो यहाँ पे इस चीज को सर्टिफाई करेगा, मतलब चेक करेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, और चेक करेगा कि जो डिजिटल लर्निंग ऐप है वो जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है या अदर ऑफिशियल है जिसको कि बोर्ड ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो वो इन सब चीजों को यहाँ पे सर्टिफाई करेगा, चेक करेगा। क्या क्या चीजें? तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो देखेगा, वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले वो देखेगा कि जो डिजिटल लेंडिंग एप्स है, डिजिटल लेंडिंग एप्स के ऊपर रेगुलेटेड एंटिटी के वेबसाइट का जो लिंक है वो अवेलेबल है या नहीं है, ताकि कोई भी बोरोवर अगर डिजिटल लर्निंग ऐप के ऊपर उसने रिक्वेस्ट डाला और उसके रिक्वेस्ट से मिलता हुआ एक लोन ऑफर आया, तो वो उस रेगुलेटेड एंटिटी के वेबसाइट के ऊपर जा करके जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है उसको वो कलेक्ट कर सके, जैसे कि लोन प्रोडक्ट के बारे में वो पता कर सके, लेंडर के बारे में पता कर सके, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बारे में वो पता कर सके, कस्टमर केयर के बारे में वो पता कर सके, सचेत पोर्टल का लिंक उसको मिल सके, प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में वो पता कर सके। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है ना वो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर का है, तो यहाँ पे इस केस में एक सुटेबल नोडल ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि बोरोवर का जितना सारा भी कंप्लेंट हो, जो भी इश्यूज हो डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड, उन सब से वो डील करे। ओके, और यहाँ पे ऐसे नोडल ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर का जो डिटेल्स है ना, वो भी ये जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है, डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर प्रोमिनेंटली रहना चाहिए, वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? मतलब कि मान लीजिए ना कि रेगुलेटेड एंटिटी का खुद का डिजिटल लेंडिंग ऐप नहीं है, उसने जिस लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ एग्रीमेंट किया है उसका डिजिटल लेंडिंग ऐप है, तो यहाँ पे इस केस में एक नोडल ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना चाहिए, जो क्या करेगा, जो यहाँ पे बोरोवर का
जो भी डिजिटल लेंडिंग रिलेटेड कंप्लेंट होगा, इशू होगा, उससे वो डील करेगा और उस नोडल ग्रीवांस रेड्रेसल ऑफिसर का जो भी डिटेल्स है वो उस डिजिटल लेंडिंग ऐप के ऊपर मौजूद होना चाहिए। ठीक है। इन सब के अलावा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिजिटल लेंडिंग एप्स के द्वारा जो भी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो भी डेटा को स्टोर किया जाएगा, तो वो पैराग्राफ 12 और पैराग्राफ 13 के तहत जो प्रोविजन है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो पैराग्राफ 12 के अंदर हमने क्या देखा था कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है वो इंश्योर करेगा कि मतलब हर तरह का जो एक्सेस है वो डिजिटल लेंडिंग ऐप के पास ना हो, बस वन टाइम एक्सेस ही उसके पास हो। जो भी मीडिया होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो भी आपका वन टाइम एक्सेस होता है कैमरा का, माइक्रोफोन का, लोकेशंस वगैरह का, वो हो। तो जो पैराग्राफ 12 है उसके अंदर इसको लेकर के प्रोविजन था। और पैराग्राफ 13 के अंदर क्या था कि जो भी डेटा को स्टोर किया जाएगा वो भारत के अंदर होना चाहिए। अगर भारत के बाहर डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर भारत के बाहर का जो सर्वर है वहां से डेटा डिलीट हो जाना चाहिए और भारत के अंदर वापस आ जाना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डीएलएस के द्वारा जो भी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो भी स्टोर किया जाएगा, तो पैराग्राफ 12 एंड 13 के अंदर जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा डिजिटल लेंडिंग ऐप का जो भी डिटेल सबमिट किया जाएगा ना, तो वो डिटेल्स रेगुलेटेड एंटिटी के वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। ओके, मतलब ये जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर डिजिटल लेंडिंग ऐप का डिटेल सबमिट करेगा ना कि ये सब डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उन सब डिजिटल लेंडिंग ऐप्स का जो डिटेल है वो रेगुलेटेड एंटिटी के खुद के वेबसाइट के ऊपर भी होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए रेगुलेटेड एंटिटी यहाँ पे उसके द्वारा डिजिटल लेंडिंग एप्स को लेकर के जो भी डेटा सबमिट किया जाएगा सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर, तो उसके करेक्टनेस, उसके टाइमलीनेस को रेगुलेटेड एंटिटी खुद से इंश्योर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर जो भी डिजिटल लर्निंग ऐप से जुड़ा हुआ डिटेल सबमिट किया जाएगा ना, तो फिर वहां से वो जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटेड मैनर में डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश किया जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई जो सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर डेटा सबमिट किया गया है उसको वेरीफाई नहीं करेगा, उसको वैलिडेट नहीं करेगा। तो इसीलिए जो आरईज है उसको पहले से इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी डिजिटल लेंडिंग ऐप से जुड़ा हुआ डेटा वो सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर सबमिट कर रहा है वो सही है, क्योंकि वहां से फिर वो डेटा डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगा और आरबीआई इन सब डेटा को वेरीफाई नहीं करेगा, उसको वैलिडेट नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग ऐप को लेकर के कस्टमर का जो भी इश्यूज होगा, जो भी ग्रीवांसेस होगा, तो उसको रेगुलेटेड एंटिटी डायरेक्टली एड्रेस करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी अगर किसी थर्ड पार्टी डिजिटल लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल करके जो भी रिपोर्टिंग है वो कर रहा है, तो इस बात को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा ना कि जो भी डिजिटल लेंडिंग ऐप है या जो भी एसोसिएटेड एंटिटी है वो अपने आप को ऐसा ना दिखाए कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड एंटिटी है, आरबीआई द्वारा ऑथराइज एंटिटी है या फिर अप्रूव एंटिटी है। ओके, और यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी डिजिटल लेंडिंग एप्स है उसके द्वारा जो भी मार्केटिंग, प्रमोशनल या अदर मटेरियल इशू किया जा रहा है तो उसमें वो इस बात को शो ना करे, मतलब फॉल्सली गलत तरीके से वो क्लेम ना करे कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी है, आरबीआई ऑथराइज एंटिटी है, आरबीआई अप्रूव्ड एंटिटी है। ओके, मतलब सिंपली रेगुलेटेड एंटिटी अगर किसी थर्ड पार्टी डिजिटल लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है रिपोर्टिंग करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड ऐप है, आरबीआई रजिस्टर्ड, आरबीआई ऑथराइज, आरबीआई अप्रूव्ड ऐप है। इज दिस क्लियर? ना देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को ये इंश्योर करना होगा कि 15 जून 2025 तक डिजिटल लेंडिंग ऐप को लेकर के जो भी डिटेल्स है उसको वो सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर सबमिट करते हैं। मतलब 15 जून 2025 तक का समय है, तो 15 जून 2025 तक रेगुलेटेड एंटिटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी डिजिटल लेंडिंग ऐप का वो इस्तेमाल कर रहा है उसका डिटेल्स वो सीआईएमएस पोर्टल के ऊपर सबमिट करते हैं। समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। नाउ ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 है, लॉ शेयरिंग अरेंजमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो हमने पहले ही बात क्या किया था कि क्या होता है कि कोई बैंक है, बैंक ने फिनटेक कंपनी के साथ, ओके अब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे फिनटेक कंपनी का क्या मतलब है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे सिर्फ फिनटेक कंपनी नहीं, यहाँ पे लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी भी हो सकता है, राइट। तो क्या होता है कि अभी तक क्या होता था कि बैंक है, ओके बैंक ने किसी फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। अब वो फिनटेक कंपनी क्या करता था, बिना बोरोवर के क्रेडिट वर्दीनेस को देखे उसको लोन अप्रूव कर देता था, और जब वो बोरोवर लोन के ऊपर डिफॉल्ट करता था तो पूरा का पूरा जो लॉस है वो इस बैंक को बियर करना पड़ता था। तो यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी का पूरा ये कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, 1-2 साल पहले। तो यहाँ पे इसी को लेकर के कुछ कुछ प्रोविजन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एज डीएलजी प्रोवाइडर, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी है ना, ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी अरेंजमेंट है उसमें एंटर कर सकता है किसी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ या फिर किसी दूसरे रेगुलेटेड एंटिटी के साथ जो कि लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहा है, ओके। नाउ यहाँ पे बस एक कंडीशन ये है कि जो भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो कि डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रोवाइड कर रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा डीएलजी अरेंजमेंट का, जो डीएलजी एग्रीमेंट होगा किसी रेगुलेटेड एंटिटी और लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में या फिर किसी रेगुलेटेड एंटिटी और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी अरेंजमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे जो डीएलजी अरेंजमेंट है ना वो एक्सप्लिसिट और लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रेगुलेटेड एंटिटी और डीएलजी प्रोवाइडर के बीच में। मतलब कि ये क्लियरली रिटन डाउन होना चाहिए और ये लीगली वैलिड और बाइंडिंग होना चाहिए, ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ डिटेल्स दिया गया है वो भी होना चाहिए, ओके। सबसे पहला क्या है, एक्सटेंट ऑफ डीएलजी कवर, मतलब कि जो भी लोन पोर्टफोलियो है उसका कितना परसेंटेज गारंटीड है ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो भी डीएलजी प्रोवाइडर होता है ना उसको पहले ही जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी का अमाउंट होता है वो रेगुलेटेड एंटिटी के पास मेंटेन करके रखना होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी का कवर है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है वो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट लॉस गारंटी को कब इन्वोक किया जा सकता है उसके लिए टाइमलाइन होना चाहिए, मतलब कि कब क्लेम कर सकता है एक्चुअल में जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है डिफॉल्ट लॉस गारंटी अमाउंट के लिए उसका टाइमलाइन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो भी पैराग्राफ 27 के तहत है। मतलब सिंपली ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि जो दोनों पार्टीज है वो जो भी डिस्क्लोजर रूल्स है पैराग्राफ 27 के अंदर उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होना चाहिए जो ये डिफॉल्ट लॉस गारंटी अरेंजमेंट है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे किस किस फॉर्म में जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी है ना वो हो सकता है। तो देखिए रेगुलेटेड एंटिटी यहाँ पे इनमें से एक या फिर एक से ज्यादा फॉर्म में जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी का अमाउंट है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो किस किस फॉर्म में ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डीएलजी प्रोवाइडर है उसने रेगुलेटेड एंटिटी के पास जो एक्चुअल कैश होता है वो डिपॉजिट कर दिया सिक्योरिटी के तौर पे, इस फॉर्म में हो सकता है। या फिर जो डीएलजी प्रोवाइडर है उसने किसी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट कर दिया और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो राइट है वो रेगुलेटेड एंटिटी को दे दिया कि जब जरूरत पड़ेगा तब वो पैसा क्लेम कर सकता है, ओके। या फिर कोई बैंक है, बैंक ने रेगुलेटेड एंटिटी को जो बैंक गारंटी है वो प्रोवाइड कर दिया। तो इसके तहत क्या होगा कि मतलब जो भी डीएलजी प्रोवाइडर है, डीएलजी और प्रोवाइडर के बिहाफ पे जो यहाँ पे बैंक है
वो जो गारंटीड अमाउंट है वो पे करेगा। ओके, तो इन सब फॉर्म में हो सकता है। बैंक गारंटीड इन फेवर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज, रेगुलेटेड एंटिटी के फेवर में बैंक गारंटी इशू कर दिया गया। ओके, इसके बाद देखते हैं ना। देखिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितने अमाउंट का हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, रेगुलेटेड एंटिटी यहाँ पे इस बात को इंश्योर करेगा कि किसी भी आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो के ऊपर जो डीएलजी कवर होगा ना, वो टोटल कितने अमाउंट का हो सकता है। तो जो भी लोन पोर्टफोलियो होगा उसमें से जो भी ये डिफॉल्ट क्लॉज गारंटी इस एग्रीमेंट के तहत जो भी लोन का डिसबर्समेंट होगा, जो भी लोन डिसबर्स किया जाएगा, तो उसके 5% से ज्यादा जो डिफॉल्ट क्लॉज गारंटी कवर है वो नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो लोन का डिसबर्समेंट हुआ है वो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपीस का हुआ है। ओके, मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपीस का जो लोन का डिसबर्समेंट है वो हुआ है, जो भी आपका अरेंजमेंट हुआ है रेगुलेटेड एंटिटी और लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, तो उस अरेंजमेंट के तहत, उस एग्रीमेंट के तहत 10 करोड़ रुपीस का जो लोन है वो डिस्बर्स किया गया है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी हो सकता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वो 50 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और देखिए यहाँ पे इम्प्लिसिट गारंटी अरेंजमेंट के केस में, इम्प्लिसिट गारंटी अरेंजमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। मतलब कि ये एक ऐसा गारंटी है ना जो कि फॉर्मली कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि एक यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया है कि जैसे कि कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने किसी के साथ अरेंजमेंट किया है, कोई लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ जो डिफॉल्ट क्लॉज गारंटी है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया, और यहाँ पे जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसने बोला है कि अगर जो डिफॉल्ट रिस्क है, जो भी आपका डिफॉल्ट रेट है, अगर वो 2% से ज्यादा जाता है या फिर 3% से ज्यादा जाता है, तो वो यहाँ पे जो टोटल लोन वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज जो लॉस है वो बियर करेगा। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि इम्प्लिसिट गारंटी अरेंजमेंट के केस में जो भी अंडरलाइंग लोन पोर्टफोलियो होगा उसके 5% से ज्यादा जो डीएलजी प्रोवाइडर होगा वो जो भी परफॉर्मेंस रिस्क होता है वो बियर नहीं करेगा। ओके, ये यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है, मतलब कि किसी भी कंडीशन में जो भी अंडरलाइंग लोन पोर्टफोलियो होगा ना उसके 5% से ज्यादा जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी अमाउंट है वो नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी है उसको कब इन्वोक किया जा सकता है, उसका टेन्योर क्या होगा। तो कोई बोरोवर है, बोरोवर ने 120 डेज हो गया है और अपना जो लोन का रीपेमेंट है वो उसने नहीं किया है, तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी अमाउंट है उसको क्लेम करने के लिए, वो उसको क्लेम कर सकता है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। ओके, सिंपली यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मतलब जो गारंटीड अमाउंट है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी है उस उसका टेन्योर क्या रहेगा, मतलब वो कितने समय के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली जो भी अंडरलाइंग लोन पोर्टफोलियो होगा तो उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द लोन होगा ना, मतलब कि मान लीजिए कोई एक साल का लोन है, कोई 2 साल का लोन है, कोई लोन 3 साल के लिए लिया गया है, तो यहाँ पे हमारे केस में जो हमारा ये लोन पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द लोन है वो क्या है, 3 इयर्स है। तो इस केस में जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी एग्रीमेंट होगा ना वो कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए। ओके, ना यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो रेगुलेटेड एंटिटी को यहाँ पे बोला गया है कि वो एक मैकेनिज्म को सेटअप करेगा इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जिस भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ इसने डिफॉल्ट लॉस गारंटी एग्रीमेंट किया है वो अपने वेबसाइट के ऊपर वो डिजिटल लेंडिंग वो डिफॉल्ट लॉस जिसके साथ भी इसने डीएलजी अरेंजमेंट किया है वो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर अपने वेबसाइट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पोर्टफोलियो को पब्लिश करे, और हर एक पोर्टफोलियो के ऊपर जितना भी
sorry and the respective amount of each portfolio and which DLG has been offered। और जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है हर एक पोर्टफोलियो का जिसके ऊपर जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी है वो ऑफर किया गया उसको भी वो अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करे। और अगर वो चाहे तो वो रेगुलेटेड एंटिटी का नाम मेंशन भी कर सकता है, नहीं तो नहीं भी मेंशन कर सकता है। ओके, इन सब के अलावा देखिए ये जो हमने डिस्क्लोजर के बारे में बात किया ना, तो ये यहाँ पे मंथली बेसिस पे होना चाहिए। तो किसी भी मंथ के लिए जो डिस्क्लोजर होगा वो उस मंथ के खत्म होने के 7 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है। सिंपली यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी एक ऐसे मैकेनिज्म को सेटअप करेगा जिसके तहत इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जो भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है जिसके साथ इसने डीएलजी अरेंजमेंट किया है वो अपने वेबसाइट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पोर्टफोलियो को दिखाए, उस पोर्टफोलियो के ऊपर जितना भी डिफॉल्ट लॉस गारंटी ऑफर किया गया है, जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है उस पोर्टफोलियो का जिसके ऊपर डिफॉल्ट लॉस गारंटी ऑफर किया गया उस अमाउंट को वो शो करे। तो इन सब चीजों को यहाँ पे दिखाने के लिए बोला गया है। नाउ यहाँ पे देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। तो ये सब स्कीम्स है, इंटिटीज है, इसके तहत जो भी गारंटीज आता है वो डिफॉल्ट लॉस गारंटी के डेफिनेशन के तहत कवर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस जो CGTMSE के तहत गारंटी स्कीम है। इसके बाद जो क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग का जो गारंटी स्कीम है। इसके बाद जो आपका इंडिविजुअल स्कीम्स है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, तो ये सब यहाँ पे डिफॉल्ट लॉस गारंटी के डेफिनेशन के तहत कवर नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स होता है, इन सब के द्वारा जो भी क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड किया जाता है वो भी डिफॉल्ट लॉस गारंटी के तहत कवर नहीं होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 7 जनरल एंड रिपील प्रोविजंस। तो इसके अंदर बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देखिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर EMI के ऊपर जो भी परचेस किया जाता है ना, तो उसको स्पेसिफिकली 2022 का जो RBI का मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट 2022, तो उसके तहत गवर्न किया जाता है। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन्स है ना, इस तरह का ट्रांजेक्शन्स इस डायरेक्शंस के तहत कवर नहीं होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट सर्कुलर था जिसको हमने डिस्कस किया है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025 के बारे में। देखिए मैंने शायद ही कोई प्रोविजन छोड़ा होगा, जितना सारा भी जनरल प्रोविजन था जिसको नहीं भी पढ़ने से चलता मैंने उन सबको छोड़ा है। बस जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जिसके ऊपर थोड़ा सा भी क्वेश्चंस बनने का चांसेस था उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, तो जनरल सा ही बातें था, उतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, कैलकुलेशन कहीं कहीं पे ही था। ओके, और इसके अलावा हमने ये वाला सर्कुलर देखा, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम 2 ही सर्कुलर कवर कर पाए हैं। जो भी रिमेनिंग सर्कुलर्स है मैं कोशिश करूंगी कि उसको अगला जो भी लेक्चर आएगा उस लेक्चर के अंदर मैं उसको कवर कर लूं। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।